आज हम लेके आए आपकी एक नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे 12th आर्ट्स के चैप्टर फर्स्ट ईंट, मनके और अस्थियों के बारे में, जो इतिहास के हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखता है। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी विकसित सभ्यता जिससे आप भली भांति परिचित हैं। वो सभ्यता जो सन 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में प्रचलन में थी, जैसा कि आपकी किताबों में दिया गया है। लेकिन यह सभ्यता वो सभ्यता है जो पूर्ण तरह से विकसित थी, लेकिन इसके पहले भी कुछ समय पहले भी सभ्यता थी और उसके बाद में भी सभ्यता थी। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। हड़प्पा सभ्यता थी क्या, कैसे खोज की गई, किसके द्वारा खोज की गई, आपको वहाँ से ऐसे कौन से सबूत मिले हैं जिससे आप कह सकते हैं कि वहाँ पर सभ्यता थी। तो आइए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को, जो है आपका हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ईयर 2600 टू 1900 BC ईसा पूर्व, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। शुरुआत करते हैं कि आपके हड़प्पा सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। हड़प्पा सभ्यता 3 भागों में बांटी गई। फर्स्ट प्रारंभिक अर्लियर, सेकंड परिपक्व मैच्योर, थर्ड उत्तर लेटर। आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, वो मैच्योर्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, परिपक्व इतिहास पढ़ रहे हैं 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। लेकिन इसके पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी उसे हम कहते हैं आपकी अर्लियर, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, जो प्रारंभ से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक प्रचलन में थी। दूसरी बात आती है आपकी परिपक्व मैच्योर्ड हड़प्पन सभ्यता की, जो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में प्रचलन में थी। आपने यहीं तक का इतिहास आपकी किताबों में देखा होगा, लेकिन इसके बाद भी 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक भी उत्तर लेटर हड़प्पा सभ्यता थी। इसके बाद बात की जाती है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन इसकी खोज किसके द्वारा की। तो सबसे पहले जो सबूत मिले, हम कह सकते हैं सबसे पहले जो एविडेंसेस मिले आपको, वो दिए गए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट एक कनिंगम के द्वारा, जो हम एक अनुमानित तौर पर समय लेते हैं 1853 टू 57 AD। ये तभी का समय है जब आपके यहाँ पर अंग्रेजों का राज चल रहा है। 1857 का आपको सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके यहाँ पे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और उसी के समय के लगभग यहाँ पर पहली बार हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले। उन्हीं के बाद उन्हीं के पथ पर चलते हुए हमें दूसरे सबूत दिए गए ईयर 1920 में श्री दयाराम साहनी के द्वारा। और जब इन दोनों आर्कियोलॉजिस्ट, इन दोनों इतिहासकारों ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की, तो इन रिपोर्टों के आधार पर सन 1924 में आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता होने की घोषणा की गई। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा है क्योंकि ये सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे पर बसी हुई। प्राचीन समय में जितनी भी सभ्यता थी वो अधिकतर नदी के किनारे बसी होती थी। कारण ये था कि जितनी भी आवागमन की सुविधाएं थी वो सभी नदी के लिए सुविधाजनक थी और आसानी से सारे काम हो सके। अब आगे बात करते हैं कि इन लोगों ने जो यहाँ से खुदाई की, वहाँ पर जो एविडेंसेस निकाले वो क्या थे। तो एविडेंसेस के तौर पर आपको मिलते हैं वहाँ से आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार और मुहर। आवास का मतलब वहाँ से आपको जो मकान मिले हैं वो। दूसरा मृदभांड का मतलब बहुत से लोग गलत भी समझते हैं। कुछ लोगों का मैंने सुना भी था कि वो मरे हुए लोगों को समझ लेते हैं। मृदभांड का असली मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। देन उसके बाद आपको जो मिले वहाँ से आभूषण, उसके बाद आपको मिले वहाँ से औजार और मुहर। अब बात कुछ ऐसी भी की जाती है कि वहाँ पर जो वो समय था उस समय लोहे का आविष्कार नहीं हुआ, तो फिर औजार बनाए कैसे जाते। तो उस समय के जो औजार थे वो हम कह सकते हैं पत्थरों के द्वारा बनाए जाते थे। हम इसे पाषाण युग भी कहते हैं क्योंकि वहाँ से जितने भी आपको साक्ष्य सबूत मिले हैं उसमें से अधिकतर पत्थरों से निर्मित। मुहर, आप आज की मोहर और पहले की
मुहर में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहले की मुहर एक पदार्थ आता है जो विभिन्न प्रकारों के मिट्टी और पत्थरों से मिलकर बनता है, जिसे हम कहते हैं सेल खिड़ी, स्टेटाइट। उससे आपकी मुहरें बनाई जाती है। फिर बात आती है आपके मृदभांड, जो मिट्टी के बर्तन हैं वो। ये सभी सबूत हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि उस समय पर एक बहुत अच्छी सभ्यता प्रचलन में थी। अब बात ये आती है कि ये तो पता चल गया कि वहाँ सभ्यता थी, ये भी पता चल गया कि वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको मिली है, लेकिन ये सभ्यता कितनी लंबे चौड़े एरिया में बसी हुई थी, ये सबसे बड़ा सवाल। तो ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी इलाकों पर बसी हुई थी। अगर हम उत्तर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के मंडा, पूर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, दक्षिण की बात करें तो महाराष्ट्र का दाइमाबाद, और अगर पश्चिम की बात की जाए तो बलूचिस्तान का सुख कांटे डोर नाम से जगह वहाँ तक ये प्रचलन में थी। एक अनुमान लगाया जाता है कि सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में बसी हुई थी। ये तो बातें हुई कि आपको वहाँ से क्या मिला। अब जब वहाँ से सभ्यता मिली है तो स्वाभाविक सी बात है इंसान भी रहते होंगे। इंसान रहते होंगे तो अपना जीवन निर्वाह करने के तरीके भी निकालते होंगे। तो आगे हमें ये जानकारी मिलती है कि वहाँ से जीवन निर्वाह के तरीके क्या थे। जीवन निर्वाह के तरीके अगर देखे जाए तो हम कह सकते हैं वहाँ के जो लोग थे वो अधिकतर शिकार करना, पेड़ पौधे और किसानी पर निर्भर थे। अब वहाँ से हमें ऐसे बहुत से सबूत मिले हैं जिससे हमने इस चीज़ों को लिखा। किसानी की अगर बात की जाए तो आपको वहाँ से गेहूँ, ज्वार, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल के सबूत मिले। इन सबूतों से आप ये चीज़ कह सकते हैं कि प्रमाणित कर सकते हैं कि वहाँ पर निर्वाह करने के लिए लोग भी थे और लोग उस प्रचलन में जा रहे थे कि आगे कोई सभ्यता बढ़ती जाए। फिर बात करते हैं आपके कि किसान जब किसानी करते थे तो उनके हल कैसे बनाए जाते थे। तो इस चीज़ का डाउट मैं क्लियर कर दूं कि जब हम औजार पत्थर के बना सकते हैं, बर्तन पत्थर के मिट्टी के बना सकते हैं, तो आपके हल मिट्टी और पत्थर के बनाए जा सकते हैं। इसके आपको सबूत मिले। यहाँ तक कि कालीबंगन नाम से एक जगह है जहाँ से आपको जुते हुए खेतों के भी सबूत मिले। ये सारी बातें थी कि आपको वहाँ से सबूत क्या मिले, वहाँ सभ्यता कैसी थी, निर्वाह के तरीके क्या। अब फिर बात करते हैं वहाँ के सबसे विकसित केंद्र की, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो वहाँ का सबसे बड़ा विकसित केंद्र था, विकास का केंद्र था। हम कह सकते हैं कि नगरीय सभ्यता अगर सबसे पहले या सबसे विकसित नगरीय सभ्यता कहीं पर देखी गई तो वो मोहनजोदाड़ो में दिखी। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ। इस डायग्राम की मदद से आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर सड़कें कैसी बनी हुई थी, वहाँ पर मकान कैसे बने होते थे, या फिर वहाँ की नालियाँ कैसी बनी होती थी और दूसरे कामकाज कैसे होते थे। मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूँ आपको डायग्राम में। ये जो लार्ज आपको बीच में एंगल्स दिख रहे हैं, ये वहाँ की मैंने मुख्य मार्गें बनाई है, मेन रोड्स, जो लगभग 66 फीट लंबी चौड़ाई होती थी। मुख्य मार्गों की लगभग चौड़ाई कितनी होती थी? 66 फीट। और जो उसकी सब रोड्स थी, उप मुख्य मार्ग, उनकी चौड़ाई लगभग 33 फीट हुआ करती। और ये जो दोनों सड़कें थी ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर आकर क्रॉस करती थी, जैसे मैंने यहाँ पर एंगल बनाया है। ये तो बात होती है वहाँ पर सड़क निर्माण की। अब बात की जाती है कि वहाँ पर मकान कैसे बने हुए थे। तो देखिए वहाँ पर मकान एक मंजिला एवं 2 मंजिला सभी प्रकार के पाए गए। अब आप ये कहेंगे कि आपको कैसे पता 2 मंजिला मकान कैसे पाए गए? वहाँ पर सीढ़ियों के प्रमाण भी मिले। वो सीढ़ियाँ प्रमाणित करती है कि ऊपर वाले मकान में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई। अगली चीज़ आती है कि वहाँ पर नालियों की व्यवस्था कैसी थी। तो मैं एक बात बता दूँ, वहाँ जितने मकान बने थे हर मकान में अपना स्नान घर होता था, और हर मकान के पास में से हम कह सकते हैं उप मुख्य मार्ग के किनारों पर से, जैसे मैंने यहाँ पर एरो बताया है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये मकान के किनारों पर से छोटी छोटी नालियाँ जाती थी। उन नालियों में उन घर के जो स्नान गृह का या जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता था वो सभी उसमें बहकर निकल जाता था। वो नालियाँ मेन रोड पर से जा रहे एक नाले पर जाकर मिलती थी, वो भी 90 डिग्री पर क्रॉस करती थी।
और वो नाला शहर के बाहर जाकर सारी गंदगी छोड़ देता था। ये वहाँ पर थी एक स्वच्छता का, हम कह सकते हैं बहुत बड़ा परिमाण मिलता है आपको वहाँ से कि वहाँ स्वच्छता भी बहुत ज़्यादा थी, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था। आप ये कहेंगे कि उस समय नालियाँ होती थी तो स्वच्छता कैसे हो सकती है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय की नालियाँ फर्शी और ईंटों से ढकी जाती थी ताकि आसपास किसी प्रकार की गंदगी ना फैले। अब बात की जाती है कि वहाँ पर ये जो मैंने सिस्टम बनाया है ये किस पर आधारित है? तो इसको कहा जाता है क्रीट सिस्टम, जिस पर वहाँ के मकान बनने आधारित है। अब हम एक और बात कहते हैं कि वहाँ पर कुछ मकान ऊंचे स्तर पर, कुछ मकान नीचे स्तर पर बनाए जाते हैं। कहने का मतलब ये कि जो गांव, अधिकतर गांव होते थे, जो अधिकतर शहर बसे हुए थे, वो दो हिस्सों में शहर बसे हुए थे, एक ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्से को एक दीवार से घेरा जाता था जैसे किले की दीवार होती है, और जितना भी निचला हिस्सा जो होता था शहर या गांव का, वो अधिकतर नदी के किनारे बसा हुआ। अब बात ये आती है कि सीढ़ियों के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ प्राप्त हुए? तो सीढ़ियों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो अधिकतर आपको ऊपरी हिस्से के जो मकान हैं, जो किले नुमा दीवार से घिरे हुए थे, उसमें मिले। निचले मकानों पर आपको किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं। फिर बात करते हैं कि मकान बने तो वहाँ के फर्श भी बना होगा, फ्लोरिंग की गई होगी, तो वहाँ की फ्लोरिंग ईंटों के द्वारा की जाती है। हम कह सकते हैं कि उस समय ईंटों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया, जो आपके साक्ष्यों में बहुत अहम सबूत मानी जाती है। तो ये हमने आज बात की कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक है, इसकी खोज किसने की, कितने लंबे चौड़े एरिया में थी, अगर खोज हो चुकी थी, सबूत मिल चुके थे, तो इंसान भी थे, उनके निर्वाह के तरीके समझे हमने। उसके बाद सबसे पहली नगरीय सभ्यता मोहनजोदड़ो के बारे में समझा कि वहाँ पर मकान कैसे थे, नालियाँ कैसी थी, या फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो शहर था वो कितने भागों में बटा हुआ था, फ्लोरिंग किस प्रकार की जाती, नालियों को किस प्रकार ढका जाता था, स्वच्छता कैसी रखी जाती थी, इन सभी बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। आज हमने जो टॉपिक्स क्लियर किए हैं, इसके रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। अगर इन टॉपिक्स के बीच में आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप हमारी सोशल मीडिया की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।